बच्चों हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल. एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल सेल. अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. आप इसका फिगर देखिए इधर बुक दिस वन. तो आप देखिए इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज स्मूथ. लेकिन जो इसका इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज द क्रिस्टी. अच्छा, इसका जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ होता है दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक खास बात और है, इसके पास खुद का डीएनए होता है एंड इट हैज राइबोसोम्स आल्सो. तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई? बिकॉज जो हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो उस फूड का जो एंजाइम्स के थ्रू जो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. और एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम है. तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. देखिए, जो डीएनए होता है, जैसे मैंने बताया था, क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, तो ये अपनी कुछ एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस. सेमी माने हाफ, ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट. तो ये आधा अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है. क्लियर? So our next cell organelle now we are going to study that is the plastids. So plastids are found only in plant cell. Plastids are absent in animal cell. ये बात आपको ध्यान रखनी है. और जो प्लास्टिड होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं. यहाँ पर देखिए आप, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. अगेन आई रिपीट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. अब देखिए, जो प्लास्टिड है दे आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अब इसमें जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस. दीज प्लास्टिड्स आर कलरलेस. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ये अंडरग्राउंड रूट में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल रेडिश हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और यू कैन से द सीड्स के अंदर पाए जाते हैं, कि जैसे पीनट हो गया या सोयाबीन हो गया. तो अगर आप ल्यूकोप्लास्ट देखें तो उनके अंदर स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, ये सब स्टोर रहता है. सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट लेते हैं तो क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल. जैसे हमने क्रोमोसोम्स को भी क्रोमोसोम कहा, तो दे आर आल्सो कलरफुल, जो हम उनको स्टेन करते हैं. तो जो क्रोमोप्लास्ट हैं दे आल्सो गिव कलर टू द प्लांट. तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, there are so many colors of flowers, you know, yellow, purple, okay, red. तो उनके पास या फ्रूट्स के जो कलर होते हैं, आप देखिए एप्पल देखिए बिल्कुल रेड होता है, पपाया येलो हो जाता है, या आप जामुन खाते हैं बिल्कुल पर्पल कलर का हो जाता है, या आपने ब्रिंजल खाया बिल्कुल पर्पल है. तो ये जो उनके पास कलर है फ्लावर्स में और फ्रूट्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट. तो ये उसको अट्रैक्शन देते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और आप जानते हैं इंसेक्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो जो प्लास्ट होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर. यू नो, आप जानते हैं पूरा प्लांट ही ग्रीन होता है, उसकी लीव्स, स्टेम ग्रीन होते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है. और ग्रीन क्यों है वह? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल ही उसको ग्रीन कलर देता है.
अब क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है? क्लोरोफिल कैप्चर द लाइट एनर्जी ऑफ द सन, और वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि फूड बन जाता है। तो आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या करता है कि वो CO2 को लेता है एटमॉस्फेयर से, वाटर लेता है सॉइल से, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करता है और क्या बनाता है? फूड। और प्लांट के अंदर आप फूड देखते हैं कि उसके पास स्टार्च है, प्रोटीन है, ऑयल है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बना है? फोटोसिंथेसिस। और वो बनाया किसने? क्लोरोफिल। तो आप ये समझ सकते हैं क्लोरोफिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट और केमिकल इन द वर्ल्ड। बिना इसके फूड भी नहीं बनेगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो आप सोचिए, आपको जो फूड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए क्लोरोप्लास्ट का हियर। तो देखिए ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है, दोनों ही स्मूथ हैं इसकी। और इसमें ये ऐसा लग रहा है आपको जैसे सिक्के के ढेर के समान रचनाएं हैं। तो जो सिक्के के ढेर के समान रचनाएं, इसको हम ग्रेनम कहते हैं, राइट। और ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। क्लियर। और देखिए ये दो जो ग्रेनम है, उनको ये आपस में जोड़ रहा है स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर। और इसके पास भी खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो आप देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है या प्लास्टिड जो है, दे आल्सो हैव देयर ओन DNA and ribosome just like mitochondria, so they are also known as the semi autonomous cell organelle. ये अपने आप में हाफ इंडिपेंडेंट है। क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लास्टिड एंड क्लोरोफिल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट pigment or chemical in the world, and I must say photosynthesis is the most important reaction in the world. That's why we are getting food as well as oxygen, because without food and oxygen nobody can survive. आप कुछ लोग कैसे कहेंगे जी जो नॉन वेज खाते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। अरे जो नॉन वेज खाते हैं, मान लीजिए टाइगर है, वो डियर को खा रहा है, तो डियर किस पर डिपेंड है? प्लांट पर, राइट। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन प्लांट, और प्लांट फूड किसकी हेल्प से बना रहा है? क्लोरोफिल की हेल्प से, राइट। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। बेटा हमारा जो लास्ट सेल ऑर्गेनल है दैट इज वैक्यूल। तो मैंने आपको प्लांट सेल में बताया था, प्लांट सेल दे हैव ओनली सिंगल वैक्यूल एंड दैट इज वेरी लार्ज। और कई बार क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा स्वेल हो जाती है कि इट ऑक्यूपाइज द 80 to 90% एरिया वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब ये जो और जो एनिमल सेल हैं, दे हैव मैनी वैक्यूल्स बट दे आर स्मॉल इन साइज, राइट। सो दिस इज आल्सो द वन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब ये जो वैक्यूल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज सैक। उनके पास क्या होता है? बहुत सारे, अगर आप वैक्यूल में देखें तो उसमें क्या कहते हैं, एमिनो एसिड, प्रोटीन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर रहते हैं, शुगर वगैरह। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कई बार वेस्ट भी इकट्ठा हो सकते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर वैक्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मान लीजिए अमीबा है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम की बात करते हैं कि पैरामीशियम उसमें पाया जाता है पानी में, ओके, फ्रेश वाटर में। तो उसकी बॉडी में लगातार पानी आ रहा है, और अगर लगातार पानी उसकी बॉडी में आता रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी सेल तो बस्ट हो जाएगी, फट जाएगा, वो मर जाएगा। बट डज नॉट हैपन। जो भी एक्स्ट्रा वाटर आता रहता है पैरामीशियम के अंदर, उस एक्स्ट्रा वाटर को जो उसके अंदर वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो उसको बाहर निकालती रहती है, राइट। अब आप अमीबा में देखिए, अमीबा इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसने अगर मान लीजिए एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू कोई फूड खाया, तो उस फूड को डाइजेस्ट कैसे करेगा? वो तुरंत उसके चारों ओर एक वैक्यूल बनाता है, एंड दैट वैक्यूल फंक्शन लाइक टेम्परेरी स्टमक। वो टेम्परेरी स्टमक का काम करती है और वो उस फूड को डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। तो वैक्यूल्स आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
विच आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज द लास्ट सेल ऑर्गेनल in the cell. So now this chapter is approximately complete, but in the new books of the NCERT you will find one more thing has been added, that is the cell division. तो बेटा मैं आपको सेल डिवीजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्लांट मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल कैसे डिवाइड होती है। तो देखिए दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आप पहले यहाँ देखिए, तो देखिए ये माइटोसिस सेल डिवीज़न है, उसको हम इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी कहते हैं। माइटोसिस को हमने इक्वेशनल सेल डिवीज़न क्यों कहा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे जो मदर सेल है उसके पास 2n क्रोमोसोम है। 2n का मतलब क्रोमोसोम पेयर्ड है। तो वहाँ पर जब सेल डिवाइड होगी तो एक सेल से दो सेल बनेंगी और जो दो डॉटर सेल बन गई, ये जो सेल डिवाइड हो रही है इसको हम मदर सेल कहते हैं, और जो नई सेल बनती है उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। तो मदर सेल एज वेल एज डॉटर सेल बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n 2n 2n। तो दैट्स वाई इस डिवीजन को हमने क्या कहा, इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वल, क्लियर, इक्वल क्रोमोसोम है, इसलिए क्या कहा हमने, इक्वेशनल सेल डिवीजन। सेकेंड सेल डिवीजन इज मियोसिस और रिडक्शन सेल डिवीजन, दिस इज द डी। मियोसिस और रिडक्शन सेल डिवीजन, इसको हमने रिडक्शन क्यों कहा ये हमें समझना है। रिडक्शन आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, राइट। तो वहाँ पर तो अलग सेंस है, यहाँ भी ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि जैसे ये मदर सेल है, दिस इज द मदर सेल, ओके, मदर सेल। तो ये मदर सेल पहले डिवाइड होगी, तो ये मदर सेल है। तो आप देखिए जब मदर सेल डिवाइड होगी और ये दो बार डिवाइड होगी, क्लियर, आपको मैं समझाता हूँ। हाँ यहाँ फिर से देखिए आप कि ये मदर सेल है जिसमें 2n क्रोमोसोम है, इसमें पहले मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट। तो दो डॉटर सेल बनी और उनमें क्रोमोसोम नंबर हो गए हाफ, 2n की बजाय क्या आ गया यहाँ पर nn। और अब इन दोनों डॉट सेल के अंदर अगेन मियोसिस सेकेंड होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 सेल बन गई, 4 सेल, और इनके अंदर क्रोमोसोम क्या है, nn, राइट। तो हम डिफरेंस पढ़ सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। यहाँ पर क्या हुआ, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, यहाँ पर एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं रहता है, इक्वल रहता है, इसलिए हमने इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा है। दूसरा इसके अंदर क्या हुआ, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनी और क्रोमोसोम नंबर क्या रह गए, हाफ रह गए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, रिडक्शन सेल डिवीजन, ओके। अब क्वेश्चन ये, डिवीजन हो कहाँ रहे हैं। देखिए जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ये होता है सोमेटिक सेल में। अब सोमेटिक सेल क्या होते हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, सेक्स सेल जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, एंड सोमेटिक सेल। सेक्स सेल कहाँ पाए जाते हैं, सेक्स सेल पाए जाते हैं हमारे जैसे मेल के अंदर, हम माने मेल के अंदर टेस्टिस में और फीमेल के अंदर ओवेरी में। तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पर्म बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, क्लियर। तो वहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और फीमेल के अंदर कहाँ पर होगा मियोसिस सेल डिवीजन, ओवेरी के अंदर। तो सेक्स सेल को छोड़कर, टेस्टिस और ओवेरी को छोड़कर, आप ह्यूमन में समझिए कि सेक्स ऑर्गन मेन क्या मानने हमें, टेस्टिस और ओवेरी, वहाँ को छोड़कर बाकी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, सिर है, सब जगह कौन सी सेल पाई जाती है, सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम, और एक सेल से क्या बनती है, 2 डॉटर सेल। और मियोसिस में क्या हो रहा है, जो कहाँ हो रहा है, ओवेरी और टेस्टिस में, एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 4, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ, ठीक है। ऐसा होना बहुत ज़रूरी भी है, क्यों। अब मैं कह रहा हूँ सपोज करिए कि फादर के अंदर हम कह रहे हैं कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, मदर में भी 46 है,
तो अगर मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे और दोनों फ्यूज हो गए 46 तो बच्चे के अंदर तो 92 हो जाएंगे। और हम कहते हैं कि हर स्पीसीज की किसी भी ऑर्गेन में ले लीजिए सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे इन ऑल सेल्स। तो यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए फादर के अंदर 46 हैं हर सेल में, मदर के अंदर 46 हैं हर सेल में, तो जब मियोसिस होगा तो फादर से कितने क्रोमोसोम आएंगे स्पर्म में 23, मदर से कितने आएंगे 23, और दोनों फ्यूज होके कितने हो जाएंगे 46। क्लियर, ये बात हो गई। अच्छा एक बात और, मदर से हमेशा सेक्स क्रोमोसोम में क्या आ सकता है, उसके बाद 2 एक्स हैं, केवल एक एक्स आएगा, केवल एक्स ही आ सकते हैं। फादर से एक्स आ सकता है क्योंकि उसके पास एक्स भी और वाई भी है, तो वहाँ जब हाफ होंगे तो या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। तो फादर से अगर एक्स आया और मदर से एक्स आ रहा है तो क्या पैदा होगी, लड़की पैदा हो जाएगी, फीमेल पैदा हो जाएगी। अब सेकंड केस लीजिए, मदर से तो एक्स ही आ सकते हैं और फादर से आ गया वाई, तो क्या पैदा होगा, मेल। तो इट मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन की पावर किसके पास है, फादर के पास है, मेल के पास है। और खैर उसके पास भी नहीं है, उसकी चॉइस में थोड़ी है कि कौन सा गैमेट आगे चलकर एक्स से फ्यूज होगा, एक्स वाला फ्यूज होगा या वाई वाला होगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये तो नेचर के कंट्रोल में है, राइट। और हमें लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि माइटोसिस मियोसिस में और क्या डिफरेंस है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ होगा, सोमेटिक सेल में। मियोसिस कहाँ होगा, सेक्स सेल में होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर कभी भी वेरिएशन नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब नए कैरेक्टर आने की संभावना नहीं है। उससे क्या होगा, इवोल्यूशन नहीं होता है, तो ये इवोल्यूशन में भी हेल्प नहीं करेगा। मियोसिस में क्या होता है, नए कैरेक्टर जनरेट होते हैं और उससे क्या होता है, इवोल्यूशन। अब आप कहेंगे इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन ये होता है जैसे आपने सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो आप बताइए आज की डेट में कोई बंदर कहलाना पसंद करेगा, नहीं। लेकिन अगर हम बंदर से इंसान बन गए हैं, आपने जो SST में पढ़ा होगा कि पहले जो आदि मानव था, अर्ली ह्यूमन था, वो कैसा था, 4 पैरों पे चलता था, तो ग्रेजुअली ऐसे वो चेंज आता गया, तो वो आज इतना स्मार्ट दिखता है, पहले इतना स्मार्ट नहीं था। तो ये जो चेंजेस आए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवोल्यूशन। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। और वो कब होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करिए, ब्लू क्वेश्चन करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। और NCERT एग्जाम्पलर भी करिए, ठीक है। बी द बेस्ट, बेस्ट बनने की कोशिश करिए। कोई भी टेस्ट हो हमेशा फुल मार्क्स लाइए। बी द चैंपियन एंड बी द बेस्ट।